वेलकम डियर रॉकेट्स। हाँ, हम जानते हैं कि आप सभी वॉकिंग डेड के सीजन 4 का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आपके इंतजार की घड़ी को यहीं पर तोड़ देते हैं। इस तो पिछले सीजन के एंड में हमने देखा था कि रिक और उसके साथी और गवर्नर के आदमियों के बीच घमासान लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में गवर्नर उनका मुकाबला नहीं कर पाया और अपने आदमियों को लेकर वहाँ से भाग गया। यहाँ तक कि उसने अपने टाउन के मासूम लोगों को भी शूट कर दिया जो कि उसके साथ आए थे। दिखाते हैं तो सीजन 3 के एंड के कई महीनों के बाद इतनी बड़ी तादाद में यहाँ रहने वाले लोगों के खाने का इंतजाम किस तरह किया जा रहा है। असल में जेल के अंदर की खुली जगहों में ही इन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। डेरिल और दूसरे लोग जंगल में जाकर शिकार करके मांस वगैरह भी लेकर आते हैं, लेकिन देखा जाए तो जेल फेंस के बाहर भी अभी भी बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज़ आते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं खाना नहीं मिल रहा। वो फेंस पर जोर डालते हैं ताकि वो टूट जाए और वो अंदर आकर लोगों को खा ले, लेकिन अंदर से ये लोग उन ज़ॉम्बीज़ पर नुकीले रोप खोप देते हैं, क्योंकि अगर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ धक्का देंगे तो फेंस तो टूट जाएगा। उनमें से एक ज़ॉम्बी रिक को बड़ा अजीब लगता है। उसकी आंखें लाल होती हैं और आंखों से खून निकलता है। इसी बीच वहाँ पर मिशोन आती है। असल में मिशोन हर जगह घूम घूम कर गवर्नर की तलाश में है। जहाँ उसको दिखा वो मिशोन वहीं पर मार डालेगी उसको। यही उसका मिशन है। फिर डेरिल और कुछ साथी दूसरे टाउन्स के डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह को लूटने जाते हैं, क्योंकि इन्हें कई चीजों की सख्त जरूरत है। यहाँ पर रिक भी बाहर जाता है, क्योंकि उसने जंगल में शिकार के लिए कुछ ट्रैप सेट किए हुए थे, वो उन्हें चेक करने चाहता है। तो किस्मत से उनमें एक सुअर फंसा होता है। रिक उसे उठाने जाता है कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर उसे काटने लगता है। रिक बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलता है कि तभी एक आवाज आती है कि अगर आपका कोई घर है तो प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। और तब पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक नॉर्मल औरत है। लगता है वो बड़ी मुश्किल में है। रिक कहता है ठीक है चलो मेरे साथ, पर वो कहती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, प्लीज उनको जरा देखिए। रिक भी उसके साथ जाता है तो एक जगह पर वो रिक पर हमला कर देती है और तब पता चलता है कि असल में उसका हस्बैंड ज़ॉम्बी बन गया है और वो रिक को उसका शिकार बनाकर ही यहाँ पर लाई है। रिक तो गुस्से में उसे शूट करने जाता है, पर वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझा अपने हस्बैंड को बचाने का। ये कहकर वो एक चाकू से अपनी जान खुद ले लेती है। रिक को बहुत ही बुरा लगता है, पर क्या करें। अब डेरिल की टीम को दिखाते हैं तो एक बड़े मॉल जैसी बिल्डिंग में वो लोग पहुंचते हैं, जिसका टेरेस काफी कमजोर है, ऊपर ज़ॉम्बीज़ भी हैं। एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर क्रैश हुआ होता है। ये लोग तो बिना आवाज किए बिल्डिंग से अपनी जरूरत की सारी चीजें लेते हैं, लेकिन वाइन बॉटल्स का एक शेल्फ नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज को सुनकर बस ज़ॉम्बी टेरेस पर चलने लग जाते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया ना टेरेस बहुत ही कमजोर है, वो क्रैक होने लग जाता है और ज़ॉम्बीज़ नीचे बिल्डिंग के अंदर गिर जाते हैं। वहाँ भगदड़ मच जाती है, सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। एक आदमी की टांग पर ज़ॉम्बी काट भी लेता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, लेकिन बाकी किसी को कुछ नहीं होता और वो जैसे तैसे जेल लौट आते हैं। मिशोन गवर्नर की जान के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि अगर गवर्नर जिंदा रहा तो यहाँ सबकी जान के लिए वो खतरा जरूर बनेगा। रिक अपनी बेबी को सुलाने की कोशिश कर रहा होता है। वैसे बेबी का नाम है जुडिथ, लेकिन असल में ये शेन की बेटी है। जैसे तैसे दिन कटते हैं। जेल के बाहर भले ही ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन अंदर ये लोग बड़े चैन से रहते हैं। इनकी टीम का एक आदमी अचानक बड़ा अजीब फील करता है और वो नहाने के लिए जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों वहीं पर गिरकर मर जाता है। मरने के बाद अब आपको पता है कि उसने ज़ॉम्बी बनना है तो वो बन जाता है, लेकिन बड़ा अजीब दिखता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। मतलब प्रॉब्लम अब ये है कि अब जेल के अंदर भी एक ज़ॉम्बी है, लेकिन इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो ज़ॉम्बी सोते हुए एक आदमी को काटता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इस तरह एक एक करके जेल के अंदर रहने वाले सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं, लेकिन इस बात से बेखबर रिक और काल बाहर कोई काम करते हैं अपना। मिशोन फिर से गवर्नर की तलाश में निकल रही होती है, लेकिन अचानक जेल के अंदर गन शॉट सुनकर वो अंदर की ओर भागती है कि अचानक क्या हो गया। रिक भी ये सब कुछ सुनकर अंदर भागता है, दौड़ा चलाता है, तो पता चलता है कि लोग तो ज़ॉम्बी बन रहे हैं। अब ये लोग उनको शूट करने लग जाते हैं, तो बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ फैंस को और धक्का लगाना शुरू करते हैं। पता नहीं ये फैंस कब टूट जाएगा, कुछ पता नहीं। यहाँ पर भी एक आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है, तो करोल उसको एक सेल में लेकर जाती है और वो उसका हाथ काटने की कोशिश करती है, क्योंकि हाथ में ज़ॉम्बी ने काटा था। लेकिन वो देखती है कि उसके गाल में भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है। अब गालों को तो काटा नहीं जा सकता, इसलिए वो फैसला करती है कि इसे मार डालना पड़ेगा। वो कहता है कि मरने से पहले मैं अपनी दोनों बेटियों को देखना चाहता हूँ। करोल भी उनको लेकर आ जाती है और वो कहता है कि देखो करोल, तुम्हें इन दोनों बेटियों का ख्याल रखना है। और वो अपनी बेटियों को भी कहता है कि जैसा करोल कहे वैसा ही करना। ये कहकर वो मर जाता है। अब इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी बनता, करोल उसको मार डालती है। अब इस तरह जेल में जो लोग ज़ॉम्बी बन गए थे उन सभी का खात्मा कर दिया जाता है। लेकिन अंदर के लोग ज़ॉम्बी कैसे बने, ये जानने के लिए रिक एक ज़ॉम्बी को देखता है जिसकी आंखें एकदम लाल होती है और आंखों से खून निकलता है। और रिक ने इसी तरह के
एक ज़ॉम्बी को फेंस के बाहर भी देखा था। तब डॉक्टर बताता है कि शायद ये एक बीमारी है, पहले से हमारे अंदर ज़ॉम्बी वायरस मौजूद है और इस बीमारी की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है और इंसान मर जाता है। और आप सभी को तो पता ही है कि मरने के बाद भी हम ज़ॉम्बी बन जाते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बीमारी फैल रही है, इसलिए सबको अलग अलग सेल में क्वारंटाइन करना होगा। एक तो ज़ॉम्बी वायरस ने जीना मुश्किल कर रखा है और अब ऊपर से ये एक और वायरस जो फैल रहा है। सभी को डर लगता है कि अब सब मारे जाएंगे। और बाहर और मुसीबत, मिशन को 2 ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं। मिशन उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करती है और आखिर में एक ज़ॉम्बी को शूट भी कर देती है और फिर दूसरे वाले को एक किक मारती है तगड़ा वाला। पर होता यह है कि मिशन के पैर में मोच आ जाती है, फिर मैगी उसे बचा कर लेकर जाती है वहाँ से। यहाँ डॉक्टर और दूसरे लोग सोच रहे होते हैं कि इस नई बीमारी को फैलने से रोका कैसे जाए, लेकिन इसी बीच बाहर ज़ॉम्बीज़ का एक ग्रुप फैंस को तोड़ने की पूरी ताकत लगा रहा होता है। ये लोग अंदर से उन्हें मारने लग जाते हैं, लेकिन लगता है जल्दी फैंस टूट जाएगा। पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ इस जगह पे इकट्ठा क्यों हुए हैं? तभी एक औरत देखती है कि फैंस की इस तरफ बहुत सारे चूहे मरे पड़े हुए हैं, मतलब किसी ने जेल के अंदर से चूहों को यहाँ लाकर डाला था और इन्हीं की बू से अट्रैक्ट होकर ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ गए हैं। ये जानकर रिक और डैरिल बाहर जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। ये लोग कुछ सुअर पाल रहे थे तो वो सुअरों को मारकर दूसरी तरफ डाल देते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ उन सुअरों की तरफ आ जाते हैं और उन्हें खाने के बाद उनके चलने की दिशा बदल जाती है और फिर वो जेल की ओर नहीं आते। इस तरह के करके इन्हें हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इसी बीच लगता है कि जेल के अंदर किसी ने 2 लोगों को जला दिया है। अब इन लोगों के समझ में नहीं आता कि ये सब कर कौन रहा है, कौन है ये धोखेबाज। पहले तो बताओ, चूहों को मारकर फैंस के पास डाल दिया और अब 2 लोगों की जान भी ले ली। सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों को वो बीमारी थी। फिलहाल एक और आदमी को वही बीमारी हो जाती है और उसे बिल्कुल अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। ग्लेन को भी वो बीमारी हो जाती है और वो एक सेल में क्वारंटीन हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि कुछ दूर पर एक हॉस्पिटल है जहाँ से हमें कुछ दवाइयाँ लानी होगी बहुत ही जल्द, वही इस बीमारी का इलाज कर सकती है। और अब मिशॉन, डैरिल और उसके 2 साथी हॉस्पिटल की ओर निकलते हैं, पर बहुत देर के बाद भी वो लौटते नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि अब हमें और इंतजार नहीं करना होगा और फिर वो काल को लेकर जंगल के अंदर जाता है, जहाँ पर कुछ जड़ी बूटी तोड़कर उनसे दवा बनाता है। फिर वो हर बीमार के सेल के अंदर जाकर उन्हें दवा देता है। अब इससे बीमारी ठीक होगी या नहीं ये तो डॉक्टर नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाहता है। यहाँ रिक को करोल पर शक होता है कि कहीं उसने तो बीमार लोगों को जला तो नहीं डाला, क्योंकि करोल का बर्ताव भी थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए वो सीधे उसी से पूछ लेता है कि प्रॉब्लम क्या है। वो झट से मान जाती है कि हाँ, मैंने ही उनको मारा था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो पता है क्या होता, यहाँ और कई लोगों को वही बीमारी हो जाती। रिक को भी उसकी बात ठीक लगती है, इसलिए वो इस बारे में और कुछ नहीं पूछता। यहाँ रास्ते में डैरिल एफएम रेडियो ऑन करता है तो एक चैनल काम कर जाता है जिसमें कहते हैं कि हमारे पास एक सेफ जगह है, अगर आप जिंदा हैं तो हमारी जगह पे आ जाइए। ये सुनते ही डैरिल का दिमाग भटक जाता है और वो राह चलते एक ज़ॉम्बी पर गाड़ी चढ़ा देता है। बस आवाज को सुनकर ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। असल में खाने की तलाश में ज़ॉम्बीज किसी एक दिशा में चलने लग जाते हैं और जब उन्हें कोई और आवाज आती है तो वो सभी उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। इस तरह ये लोग ज़ॉम्बीज की सेना से घिर जाते हैं। डैरिल तो गाड़ी को आगे पीछे कर करके ज़ॉम्बीज को कुचल रहा होता है, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज को नहीं मारा जा सकता तो वो नीचे उतर जाते हैं। डैरिल तो अब अपने बो और एरो से और मिशन अपने कांटा ब्लेड से उन पर हमला करते हैं। बाकी दोनों भी उनके साथ वहाँ से बच निकलते हैं और एक टाउन में पहुँचते हैं, लेकिन पैदल चलते रहेंगे तो हॉस्पिटल तक पहुँचने में पूरा दिन लग जाएगा। तब उनको एक गाड़ी मिलती है जिसकी बैटरी खराब है, लेकिन किस्मत से घर के गैराज में उनको बैटरी मिल जाती है, जिसे गाड़ी में फिक्स करके वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। ये लोग फिर दवाइयाँ लेकर जब लौटते हैं तो हॉस्पिटल में भी कई ज़ॉम्बीज घुस जाते हैं। उन सबकी आंखों से खून बह रहा होता है, मतलब इन्हें भी वो नई बीमारी हुई थी जिसकी वजह से ये लोग मरे और फिर ज़ॉम्बी बने। फिर क्या था, डैरिल और मिशन उनको भी मार डालते हैं। पर इसी बीच इनका एक साथी एक बैग लेकर बाहर कूदने की कोशिश करता है। ये लोग उसे तो पकड़ लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उस बैग को पकड़कर खींचते हैं, पर वो बैग छोड़ने का नाम नहीं लेता। और पता है दोस्तों, ये कौन आदमी है? ये वही आदमी है जिसने मॉल में शराब की बोतल्स का वो शेल्फ गिराकर ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट किया था। अब डैरिल उसे बचाकर बैग को चेक करता है तो उसमें शराब की बोतल होती है। डैरिल तो काफी सुनाता है कि क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मॉल में भी हम ज़ॉम्बी का शिकार बनने वाले थे और यहाँ पर भी, तुम चाहते क्या हो? उसको काफी सुनाने के बाद दवाइयाँ लेकर ये निकल जाते हैं। अब यहाँ रिक करोल को लेकर दूसरे टाउन से कुछ चीजें लेने के लिए जाता है। करोल कहती है, मैंने तुम सबको बचाने के लिए उन 2 बीमार लोगों को मारा था, लेकिन रिक एकदम चुप रहता है। फिर वो एक जगह जाकर कुछ चीजें ले लेते हैं, लेकिन इस घर में ज़ॉम्बी होती है। फिर क्या था, मारना पड़ता है उसको, लेकिन घर में 2 और लोग होते हैं जो जिंदा है। वो कहते हैं कि हमें भी अपने साथ लेकर चलो प्लीज। रिक कहता है कि हमें और भी थोड़ी चीजें लूटनी है, उसे लूट कर हम यहाँ पर आएंगे और तब तुम दोनों को लेकर जाएंगे। तो जब रिक और करोल सामान लूट कर आते हैं तो देखते हैं कि उन 2 लोगों में से एक को तो ज़ॉम्बीज खा रहे हैं और दूसरे का कहीं पता नहीं चला।
फिर ये दोनों वहाँ से निकलते हैं तो रिक कहता है कि सिर्फ मैं जेल वापस जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ नहीं आओगी। असल में रिक का मानना यह है कि अगर अपने साथी को कोई भी बीमारी है तो हमें उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर कोशिश कामयाब नहीं रही तब हमें उसे मार डालना चाहिए। पर बिना कोशिश किए किसी मासूम की जान लेकर तुमने ठीक नहीं किया करोल। कल किसी और को कुछ हो जाएगा तो तुम उसे भी मार डालोगी क्या? नहीं, मेरे लिए वहाँ के लोगों की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ पर जो कुछ लूटा वो देखो सब तुम्हारा है। तुम एक गाड़ी भी ले लो और कहीं दूर जाकर किसी और ग्रुप के साथ रहो, मैं अकेला चला जाऊंगा यहाँ से। करोल एकदम टूट जाती है, पर और कोई रास्ता न पाकर वो गाड़ी लेकर चली जाती है। अब जेल में डॉक्टर बीमारों को दवा पिलाते हैं, लेकिन जैसे उसका असर कम होता है कुछ कमजोर लोग मरने लग जाते हैं। डॉक्टर तो ग्लेन को भी दवा पिलाता है जिससे उसकी हालत में थोड़ा सुधार आ जाता है। पर प्रॉब्लम अब यह है कि मरे हुए लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे तो उनको जान से मारना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरे बीमार लोगों को ये पता चला कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो तो डर जाएंगे ना। इसलिए डॉक्टर सबके सामने उनको मारना नहीं चाहता, बल्कि ग्लेन की मदद से उन्हें अकेले में जाकर उनका खात्मा कर देता है। पर इसी बीच प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दूसरे बीमार लोग बीमारी से मरने लगते हैं और मरते ही वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। पर क्योंकि वो अलग अलग सेल्स में होते हैं तो उन्हें वहीं पर लॉक कर दिया जाता है जिससे कि कोई और इन्फेक्ट ना हो जाए। तो डॉक्टर, मैगी और ग्लेन मिलकर उन ज़ॉम्बी को एक एक करके मार डालते हैं। इसी बीच एक और चीज होती है, ग्लेन को भी खून की उल्टियाँ हो जाती हैं और वो बहुत ही बीमार पड़ रहा होता है। डॉक्टर और मैगी किसी तरह उसको बचा कर रखते हैं, पर पता नहीं और कितनी देर इस बीमारी से वो लड़ पाएगा। इसी बीच बाहर तो भाई ज़ॉम्बीज़ की भीड़ बढ़ जाती है और फिर वो फेंस को तोड़ने में लगे होते हैं। रिक और कार्ल मिलकर लकड़ियों से फेंस को बचा कर रखते हैं, लेकिन आखिरकार ज़ॉम्बी उसे धक्का देकर फेंस तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। रिक और कार्ल तो मिलकर उनको शूट करते हैं। तब डैरिल और मिशॉन डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और दवाइयों से ग्लेन की जान बचा ली जाती है। तो चलो भाई, ये समस्या तो सुलझ गई। तब रिक को चैन की सांस आती है, लेकिन उसका चैन लूटने वाली एक और बात होती है। असल में गवर्नर वापस आ गया है और वो दूर से जेल पर नजर रखे हुए है। पिछले सीजन में वो अपने ही लोगों की जान लेकर सिर्फ अपने 2 आदमियों के साथ बच निकला था। उनमें से एक आदमी का नाम था मार्टिन और दूसरे का जॉर्जरी। लेकिन गवर्नर अंदर ही अंदर सुलग रहा था, क्योंकि रिक ने उसके टाउन को खाली करवा कर सारे लोगों को जेल में डाल दिया था, जिसकी वजह से अब वो टाउन गवर्नर का साम्राज्य नहीं रहा। तो वो एकदम सुन्न होकर बैठा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके पास आता है, लेकिन वो चुप बैठा रहता है। फिर मार्टिन उस ज़ॉम्बी को शूट करता है। अब गवर्नर की दिमागी हालत देखकर मार्टिन और जॉर्जरी दोनों ही उससे अलग होने का फैसला करते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर अपने रास्ते निकल जाते हैं। और अब गवर्नर बिल्कुल अकेला है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी जगह पर जाकर वहाँ पर आग लगा देता है और कुछ चीजें लेकर वो न जाने कहाँ के लिए निकलता है। रास्ते में ज़ॉम्बीज़ आते हैं तो वो उनको मारता नहीं, बल्कि थोड़ा हट कर चलता है। इस तरह भटकते भटकते कई दिन बीत जाते हैं और गवर्नर की दाढ़ी निकल जाती है। एक घर में वो एक छोटी लड़की को देखता है तो उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है। फिर वो उस घर के अंदर जाता है। वहाँ पर लिली नाम की एक औरत और उसकी बेटी होती है। बेटी का नाम है मेगन। इसी को गवर्नर ने खिड़की पर देखा था दोस्तों। इसके अलावा लिली की एक बहन भी है जिसका नाम है तारा। वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। साथ ही इनके एक बुजुर्ग और बीमार पापा भी हैं जो इन्हीं के साथ रहते हैं। गवर्नर का अभी कोई ठिकाना तो नहीं है, तो वो उसी घर में रहने लग जाता है। वो लोग भी उसको अपना लेते हैं। उनके पापा ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से सांस लेते हैं और जब उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो गवर्नर ऑक्सीजन लेने के लिए एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर कई ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो उनसे बचकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर इनको दे देता है। ये बढ़िया हो गया है क्या? लगता है सुधर गया। इसके बाद होता यह है कि गवर्नर के इस परिवार के साथ बॉन्डिंग बढ़ जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और गवर्नर दाढ़ी शेप करके पहले जैसा बन जाता है। उसे धीरे धीरे मेगन से बहुत ही लगाव भी हो जाता है, क्योंकि उसे मेगन में अपनी बेटी दिखती है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, पर अचानक उनके पापा मर जाते हैं। सभी बड़े दुखी होते हैं, लेकिन अचानक वो ज़ॉम्बी बनकर तारा पर ही अटैक कर देते हैं। तो गवर्नर ऑक्सीजन सिलेंडर से उसके मुंह पे मारकर उन्हें मार देता है और इस तरह तारा को बचा लेता है। पर ये देखकर अब मेगन डर जाती है और गवर्नर के पास नहीं आती। गवर्नर को लगता है कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो मेगन की खातिर यहाँ पर रह रहा था। पर लिली और तारा कहती हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर क्या था, सब एक साथ वहाँ से निकलते हैं, लेकिन मेगन अभी भी गवर्नर से बात नहीं करती। इसी बीच गवर्नर और लिली के बीच प्यार हो जाता है दोस्तों। कुछ दिन सफर में बीतते हैं और एक दिन इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इनको आगे पैदल जाना पड़ता है, लेकिन वही रास्ते में फिर से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं तो सभी भागने लगते हैं। मेगन तो घबराकर गवर्नर से लिपट जाती है और वो उसे उठाकर वहाँ से भागता है, लेकिन रास्ते में वो एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी होता है। लेकिन अब मेगन को बचाने के लिए वो उस ज़ॉम्बी की चटनी बना देता है। गवर्नर अपनी बेटी को तो बचा नहीं पाया, लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर मेगन को खोना नहीं चाहता। इतने में वहाँ पर मार्टिन आ जाता है, जो गन पॉइंट पर गवर्नर को धमकाता है कि मेरा अब एक अलग गैंग है। आप पहले मेरे लीडर थे, लेकिन अब मैं लीडर हूँ। ये कहकर वो गवर्नर और दूसरों को अपनी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर एक बड़ा आर्मी टैंक है।
लेकिन ये खुली जगह है और बिल्कुल सेफ भी नहीं, किसी भी वक्त यहाँ पर ज़ॉम्बी अटैक हो सकता है। अब गवर्नर अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन मार्टिन के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली थी, इसलिए एक दिन मौका पाकर वो मार्टिन को शूट कर देता है। उस गैंग का एक और आदमी होता है जो अब उस गैंग का लीडर बन जाता है, पर वो गवर्नर को रिस्पेक्ट करता है और उससे सलाह लेकर सब कुछ डिसाइड करता है। वो अपने लिए कुछ चीजें लूटने के लिए आगे निकलते हैं। जंगल के बीच एक कैंप दिखता है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं। अब उन्हें मारकर उनकी चीजें लूटी जा सकती हैं, लेकिन नया लीडर अच्छा आदमी है शायद। वो कहता है कि देखो वो लोग हमारी तरह सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मारना ठीक नहीं होगा, हम किसी जानवर का शिकार करके ले आते हैं। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है और अब गवर्नर को उस नए लीडर से चिढ़ हो जाती है कि इतना भला आदमी कभी किसी गैंग का लीडर हो ही नहीं सकता, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। ये सोचकर वो उस लीडर को भी मार डालता है और उसके बाद उस गैंग का जो पावरफुल आदमी है उसे गन पॉइंट पर धमकाता है कि देखो आज से मैं यहाँ का लीडर हूँ, मेरी बात मानोगे तो जिंदा रह पाओगे वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। इस पर वो भी गवर्नर को सपोर्ट करता है और अब इस गैंग का लीडर है गवर्नर। तो एक दिन मेगन खेल रही होती है कि अचानक एक ज़ॉम्बी उसको पकड़ने आता है। बड़ी मुश्किल से गवर्नर और बाकी लोग उसको बचाते हैं। अब गवर्नर समझ जाता है कि किसी भी तरफ से ज़ॉम्बी आ सकते हैं, इसलिए मुझे अपने परिवार को और इन लोगों को किसी और सेफ जगह पर लेकर जाना होगा। इसी सोच में वो जंगल के अंदर जाता है जहाँ वो रिक का जेल देखता है और यही सीन पहले दिखाया गया था। तब उसकी नजर मिशोन पर पड़ती है और वो उसे शूट करने वाला होता है क्योंकि मिशोन ने उसकी आंख नोची थी और उसकी बेटी को मार डाला था, लेकिन वो शूट नहीं करता और मिशन और डॉक्टर को किडनैप करके लेकर आ जाता है। फिर अपने गैंग से कहता है कि ये जगह बहुत ही अनसेफ है, मेरा एक गैंग था लेकिन उसके सारे लोग मारे गए, अब तुम लोग मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और हम सबके लिए एक सेफ जगह बहुत जरूरी है और वो जगह है वो जेल। वहाँ पहले से कुछ लोग रहते हैं जिन्हें वहाँ से भगाकर हमें जेल पर कब्जा करना होगा, फिर हमें ज़ॉम्बी से कोई खतरा नहीं होगा। पर गैंग के लोग दूसरों को मुश्किल में डालकर जेल पर कब्जा नहीं करना चाहते। तब गवर्नर कहता है कि मिशन और डॉक्टर हमारे कब्जे में है, हम उनके जरिए जेल वाले ग्रुप से बात कर सकते हैं। अगर वो जेल छोड़कर जाने के लिए मान गए तो हम उन लोगों को मारेंगे नहीं, लेकिन अगर वो नहीं माने तो हमें उन सबको मारना पड़ेगा। इस तरह वो पूरे गैंग का ब्रेन वॉश कर जाता है। उसकी बातों में आकर वो लोग भी मान जाते हैं। तो यहाँ जेल में दिखाते हैं रिक डेरिल को बताता है कि असल में उन बीमार लोगों को करोल ने जलाकर मार डाला था, इसलिए मैंने करोल को कहा तुम्हें हमारी टीम में आने की जरूरत ही नहीं है और अब वो जेल नहीं आएगी। इस पर डेरिल तो रिक पर भड़क जाता है क्योंकि करोल बहुत ही अच्छी औरत है। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, उसने हम सब के लिए कितना कुछ किया है, कम से कम ये फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेते तुम। पर इतने में कोई आकर उनको एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक मुर्गी को काट कर जैसे उसका शव विश्लेषण किया गया हो ऐसा लग रहा था। तो ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर इन्हीं के बीच कोई है जो चूहों को बाहर फेंक कर ज़ॉम्बीज़ को चारा डाल रहा है और अब इस मुर्गी को काट कर सड़ी हुई हालत में यहाँ पर छोड़ दिया है। जरूर इसी सड़ी हुई मुर्गी से वो नई बीमारी फैल रही होगी। वो आदमी कहता है यही नहीं, जिसने भी ये किया है उसी ने मेरे 2 साथियों को जलाकर मार डाला होगा पक्का। पर रिक तो जानता है कि करोल ने उन दोनों को जलाया था, लेकिन ये बीमारी फैलने का काम करोल ने नहीं किया होगा। अब इन्हें उस भेड़िए का पता लगाना है जो इनके बीच रहकर इनकी जान को खतरे में डाल रहा है। इसी बीच वहाँ पर गवर्नर अपनी गैंग के साथ टैंक वगैरह लेकर आ जाता है। वो रिक से कहता है कि शाम तक तुम सब जेल खाली कर दो वरना मैं मिशोन और डॉक्टर को मार डालूंगा, पहले बता रहा हूँ। तो रिक उसको शांति से समझाता है कि यहाँ कई बुजुर्ग और बच्चे हैं, उन्हें बाहर ले जाकर उनकी जान लेने के बराबर होगा। तुम और तुम्हारे लोग भी अंदर आ जाओ, इसमें दिक्कत क्या है, साथ मिलकर रहेंगे। पर गवर्नर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। रिक कहता है तो ठीक है तुम्हारी मर्जी, तो हम भी तुम्हारे लोगों पर अब हमला करेंगे देखना। इस पर होता यह है कि गवर्नर गुस्से में मिशोन का चाकू निकाल कर डॉक्टर की गर्दन काट कर उड़ा देता है। अब रिक की टीम को बड़ा गुस्सा आता है और वो गवर्नर की टीम पर शूट करने लग जाते हैं। जवाब में वो भी फायर करते हैं। अब इस शूटआउट के बीच मिशोन तो चुपचाप गवर्नर के चंगुल से बचने की कोशिश करती है। ये लोग जानते हैं कि इतने सारे गन शॉट सुनकर यहाँ पर ज़ॉम्बी जरूर आएंगे और जेल में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कुछ लोग एक बस में चढ़कर यहाँ से बच निकलने की सोचते हैं। पर गवर्नर को उसकी कोई फिक्र नहीं होती और वो अपने टैंक से भी शूट करने लग जाता है। आवाज को सुनकर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। रिक की टीम के कुछ लोग बस में निकलते हैं और बाकी लोग गवर्नर की गैंग से लड़ रहे होते हैं। फिर गवर्नर की टीम के लोग एक एक करके मारे जाते हैं। डेरिल तो एक ज़ॉम्बी को शील्ड की तरह यूज करके लोगों से लड़ता रहता है। फिर वो एक ग्रेनेड को टैंक के अंदर डालता है और टैंक होता है ब्लास्ट। बाकी लोगों को भी वो मार डालते हैं। अब गवर्नर और रिक के बीच होती है खतरनाक लड़ाई। गवर्नर तो लगभग रिक की जान ले ही चुका होता है, तभी ऐन वक्त पर मिशोन अपने चाकू से गवर्नर पर वार करती है। वो अब मौत से लड़ रहा होता है, पर न जाने मिशोन कहाँ चले जाती है। रिक जल्दी से जेल की ओर आता है क्योंकि वहाँ उसका बेटा काल और उसकी बेबी जुड़ित है, लेकिन अब जेल बिल्कुल ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है। अचानक कोई एक ज़ॉम्बी को शूट करता है। ओह, तो पता चलता है कि ये तो काल है।
अपने बेटे को जिंदा पाकर रिक की खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर वो अपने बेटे को ढूंढता है तो एक जगह पर बेबी कैरियर होता है जिस पर खून लगा हुआ है। रिक की तो सांसें रुक जाती है, कहीं बेबी को कुछ हो तो नहीं गया। दोनों बहुत रोते हैं, लेकिन अब इस जेल में रहना नामुमकिन है, इसलिए वो काल को लेकर वहाँ से निकलता है। इतने दिन जो जेल इनकी सुरक्षा करता था अब वो ज़ॉम्बीज़ का अड्डा बन चुका था। दोनों अब एक टाउन में पहुँचते हैं जहाँ उनको रहने के लिए एक घर ढूंढना होगा। रिक बहुत थका हुआ होता है, लेकिन वो कदम कदम पर अपने बेटे को आगाह करता रहता है कि बेटा ध्यान से, तुम मेरे साथ ही चलो। लेकिन एक काल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि मैं ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सकता हूँ पापा, आप मुझे आगे जाने दीजिए। आखिरकार उनको एक घर मिल जाता है। रिक के शरीर में जैसे तो जान ही नहीं होती, वो कोशिश बहुत करता है लेकिन हिलता भी नहीं। अब इन दोनों को खाने की सख्त जरूरत होती है तो काल बाहर खाना ढूंढने जाता है। तभी दो ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर आते हैं, लेकिन इतने में पीछे से एक ज़ॉम्बी काल को पकड़ भी लेता है। बड़ी मुश्किल से उनसे लड़कर वो ज़ॉम्बीज़ को खत्म करता है और तब जाकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वो ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में सरवाइव कर सकता है। फिर एक घर में जाकर वो खाने की चीजें लेकर वहाँ से वापस आता है तो देखता है रिक का शरीर बिल्कुल तड़पने लगा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरे हुए लोग ज़ॉम्बी बनकर तड़पते हैं। काल घबरा कर गन उठा लेता है और अपने पापा को शूट करने के लिए तैयार होता है और वो समझ जाता है कि किसी भी हालात में वो अपने पापा को मार नहीं पाएगा, इसलिए वो वहीं पर बैठ जाता है और ठान लेता है कि अगर पापा ज़ॉम्बी बन भी गए तो उनके हाथों में मर जाऊंगा लेकिन उन्हें शूट नहीं करूंगा। लेकिन खुशकिस्मती से रिक मरा नहीं था और ना ही ज़ॉम्बी बना था। आराम करने के बाद उसकी थकान थोड़ी मिट जाती है और वो उठकर आराम से बैठ जाता है। वो कहता है कि तुम अकेले इतना खाना लेकर आ गए, वो भी ज़ॉम्बीज़ को मार कर। अब मुझे रियलाइज हुआ बेटा तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो, मैं बेवजह तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा था। आई एम सॉरी बेटा। यहाँ मिशॉन रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार डालती है और हमेशा की तरह दो ज़ॉम्बीज़ को पकड़कर उनके निचले जबड़े को काट डालती है, फिर उनके हाथ काट कर उनको बना लेती है अपना पेट। और अब इन दोनों ज़ॉम्बीज़ के रहते बाकी ज़ॉम्बीज़ मिशॉन पर हमला नहीं करते लेकिन उसके साथ ही चलने लग जाते हैं। पर अचानक मिशॉन सारे ज़ॉम्बीज़ को काट फेंकती है और सड़क की ओर आती है जहाँ किसी के पैरों के निशान होते हैं। वो उसे फॉलो कर करके उस घर में पहुँचती है जहाँ पर होते हैं रिक और काल। दूसरी ओर जेल से बची हुई दो लड़कियां और टेरेस नाम का एक आदमी जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं और रिक की बेटे जुड़ित वो भी टेरेस के पास होती है दोस्तों, यानी कि वो जिंदा है। टेरेस इन तीनों को ज़ॉम्बी से बचाकर लेकर जाता है। रास्ते में उन्हें क्रॉल मिलती है जिसको देखकर वो बड़े खुश होते हैं। असल में इन दो लड़कियों के पिता ने मरते वक्त करोल से कहा था कि मेरी बेटियों का ख्याल रखना और अब ये दोनों लड़कियां सुरक्षित करोल के पास पहुंच गई है। असल में एक बात बताऊं आपको, करोल ने जिन दो लोगों को जलाया था ना उसमें से एक टेरेस की गर्लफ्रेंड भी थी और उस वक्त टेरेस ने रिक से कहा था कि अगर वो कातिल मेरे हाथ लग गया ना जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को जलाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर वो नहीं जानता कि उसकी गर्लफ्रेंड की जान करोल ने ही ली थी क्योंकि रिक ने सिर्फ डैरल को ये बात बताई थी, किसी और को नहीं। तो अब करोल, टेरेस और तीनों बच्चियां मिलकर रेलवे ट्रैक पर चलती है। तभी उनको एक जगह पर मैप दिखता है जिसके अनुसार यहाँ से थोड़ी दूर पर टर्मिनस नाम की एक जगह पर सेफ कैंप है। तो ये लोग उसी ओर चलते हैं। दूसरी ओर डैरल और डॉक्टर की दूसरी बेटी जिसका नाम बैथ है उन्हें दिखाते हैं। दो ज़ॉम्बी से बचकर उसी रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं, लेकिन जिस दिशा में करोल और टेरेस जाते हैं ये लोग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जंगल में मैगी और उसके दो साथी हाईवे की ओर आते हैं क्योंकि मैगी ग्लेन का पता लगाना चाहती है। उसे लगता है कि शायद ग्लेन उस बस में बच निकला था जिसमें जेल के कुछ सर्वाइवर्स थे, लेकिन बस में जो लोग निकले थे वो सब ज़ॉम्बी बन गए। मैगी उन सबको मारती है और बस के अंदर चेक करती है, लेकिन ग्लेन वहाँ पर नहीं होता। बहुत रोती है, वो न जाने ग्लेन कहाँ गया होगा। लेकिन ग्लेन तो दोस्तों अभी भी जेल के अंदर ही है। असल में उसके लिए तो प्रॉब्लम हो गई है, हर तरफ से ज़ॉम्बी से घिरा हुआ है। लेकिन वहाँ पर वो एक आर्मर्ड सूट पहनकर निकलता है और ज़ॉम्बी से बचकर बाहर आ जाता है। तभी वो तारा को देखता है, तारा यानी कि लिली की बहन जिसके परिवार को गवर्नर ने अपना लिया था। वही तारा बहुत ही बुरा फील करती है कि गवर्नर की बातों में आकर उसने इतने सारे लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। ग्लेन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो मेरी मदद करो ना, मेरी गर्लफ्रेंड मैगी को ढूंढने में मेरी मदद करो प्लीज। वो भी मान जाती है और फिर दोनों ज़ॉम्बीज़ को मारकर वहाँ से बच निकलते हैं। अचानक रास्ते में ग्लेन बेहोश हो जाता है और लगता है अभी अभी उसको नए वायरस की वजह से बुखार है। वहाँ पर एक मिलिट्री ट्रक होता है जिसमें एक हट्टा कट्टा आदमी और उसके दो साथी उतरते हैं। वो इनकी मदद करते हैं और उन्हें अपने ट्रक में लेकर आते हैं। तब रास्ते में ग्लेन को होश आता है और वो चौंक जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। तारा कहती देखो ये अच्छे लोग हैं, हम एक सेफ जगह पर लेकर जा रहे हैं। पर इस पर ग्लेन बिगड़ जाता है कि मुझे मैगी को ढूंढना है ना कि किसी सेफ जगह पर जाना है। तो वो गाड़ी रुकवा कर खुद नीचे उतर जाता है। पर अब उस हट्टे कट्टे आदमी को बड़ा गुस्सा आता है कि एक तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं पर तुम हो कि अपनी मनमानी करने पे लगे हुए हो। ग्लेन कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है बस। वो आदमी तो कहता है कि अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब तक ज़ॉम्बी बन गई होगी और क्या पता वो भी ज़ॉम्बी बनकर किसी और को खा रही होगी। ये सुनकर तो ग्लेन गुस्से में उसको मार डालता है।
फिर क्या था, दोनों की लड़ाई हो जाती है। आवाज को सुनकर वहाँ पर भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। इनके साथ जो दूसरा आदमी है वो एक साइंटिस्ट है, उसे गन शूट करना आता ही नहीं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को देखकर वो गन उठा लेता है और अंधाधुंध न जाने कहां कहां शूट करता है। तभी एक बुलेट पेट्रोल टैंक में छेद कर देता है और पेट्रोल नीचे बह जाता है। अब ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। ग्लेन तो अपने रास्ते निकल जाता है और उसके पीछे तारा भी चले जाती है। बाकी तीनों को भी कुछ और नहीं सोचता और सभी ग्लेन के पीछे आ जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं तो रिक, मिशोन और कार्ल उस घर में रहने लग जाते हैं आराम से। मिशोन और कार्ल कुछ चीजें लूटने के लिए आए होते हैं, जबकि रिक तो घर पर ही आराम करता है। तभी अचानक वहाँ पर एक गैंग आती है जिनके पास गन्स होते हैं। रिक तो तुरंत बेड के नीचे छुप जाता है, कहीं हमें मार न डाले, पर एक आदमी बेड पर बैठ जाता है और लगता है ये लोग इसी घर में रहने के लिए आए हैं। रिक को अब कैसे भी करके तुरंत यहाँ से बचना होगा, वरना ये लोग खाना वगैरह लूट कर रिक को जान से मार डालेंगे। मौका पाकर वो बेड से निकलकर बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन वहाँ इस गैंग का एक आदमी पहले से टॉयलेट पर बैठा होता है। अब इससे पहले कि वो चिल्लाता, रिक उसे मार डालता है, पर अब वो जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए रिक उसका गन लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है, पर वो भाग नहीं सकता क्योंकि गैंग का लीडर बाहर खड़ा हुआ है। तभी रिक देखता है कि कार्ल और मिशोन घर लौट रहे हैं। रिक को उन्हें वार्न करना होगा, पर वो चिल्ला भी नहीं सकता। इतने में घर के अंदर से उस गैंग के आदमी की आवाज आती है और उनका लीडर अंदर चला जाता है। लगता है उन्होंने उस आदमी को देख लिया जिसे रिक ने बाथरूम में मार डाला था। तभी मौका पाकर रिक कार्ल और मिशोन को बताता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था और फिर तीनों वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। हाँ, वो एक ट्रेन के पास पहुँचते हैं जिस पर एक पोस्टर चिपका हुआ है कि अगर सरवाइव करना है तो टर्मिनस आ जाओ, जो कि सर्वाइवर्स का कैंप है। ये तीनों भी टर्मिनस के लिए निकल पड़ते हैं। यही नहीं, कैरोल, टायरिस और वो दो लड़कियाँ वो भी टर्मिनस की ओर ही जा रहे हैं। यही नहीं, रिक की बेटी भी उनके साथ है और एकदम सेफ है। पर डेरिल और बेथ जो उनके एकदम अपोजिट में जा रहे हैं, वो रास्ते में ज़ॉम्बीज़ को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ का एक और झुंड उनको घेर लेता है और वो गाड़ी की डिक्की में छुप जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ के जाने के बाद तब वो बाहर निकलते हैं। अब डेरिल को तो लगता है कि उनके सारे साथी मारे गए और सिर्फ वो और बेथ जिंदा बचे हुए हैं। वो बड़ा गिल्टी फील करता है कि किसी को बचा नहीं पाया, लेकिन बेथ कहती है कि हमारे साथी मरे नहीं होंगे, हमें बस उन्हें ढूंढना है, तुम हिम्मत रखो। अब दोनों अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी बीच मैगी और उसके दो साथियों को दिखाते हैं। मैगी भी ग्लेन को ढूंढ रही है। वो भी उसी बोर्ड को देखते हैं जिसमें सारे सर्वाइवर्स को टर्मिनस आने के लिए कहा गया हुआ है। उसी बोर्ड के पास एक बॉक्स होता है जिस पर मैगी लिखती है, ग्लेन तुम टर्मिनस आ जाओ, हम तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। फिर ये लोग भी टर्मिनस की ओर निकल जाते हैं। यहाँ बेथ और डेरिल एक घर में जाते हैं जहाँ बहुत सारा खाना होता है। ये खाना खाकर थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ टपक जाते हैं। इनकी और ज़ॉम्बीज़ की खूब लड़ाई होती है। तब डेरिल बेथ से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम आगे चले जाओ। वो भी आगे जाती है, लेकिन बाहर जाकर तो गाड़ी लेकर ही बच निकलती है। डेरिल तो उसके पीछे पीछे भागते हुए चिल्लाता है कि प्लीज गाड़ी रोको, लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकती। ये क्या धोखा हो गया क्या? बेचारा डेरिल किसी तरह ज़ॉम्बी से बच जाता है और बहुत दूर चलने के बाद थक कर बैठ जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि कहाँ जाया जाए, और तब उसको एक गैंग घेर लेता है। ये वही गैंग है दोस्तों जिनके एक आदमी को रिक ने बाथरूम में मार डाला था। वो डेरिल को कुछ नहीं करते। फिर डेरिल भी उसी गैंग को ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ ग्लेन को दिखाते हैं तो वो टर्मिनस का बोर्ड देख लेता है। यहाँ टायरिस और क्रॉल लड़कियों को लेकर बहुत दूर चल जाते हैं और लगता है टर्मिनस और भी दूर है। रास्ते में जंगल के बीच एक खूबसूरत गाँव दिखता है। वहाँ एक घर में इनकी जरूरत की सारी चीजें होती है, खाना पानी सब। वो दो लड़कियाँ घर के बाहर बैठी होती है और जिसने जुडिथ को गोद में रखा हुआ है उसका नाम है शेरिल और दूसरे का नाम है मेका। शेरिल थोड़ी साइको मालूम होती है क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ को भी इंसान समझती है। तभी एक ज़ॉम्बी इनकी ओर आता है तो उसके साथ वो पकड़म पकड़ाई खेलती है। अब ये देखकर क्रॉल तो भाग कर आती है और तब उस ज़ॉम्बी को मारकर शेरिल को बचाती है। लेकिन शेरिल उल्टा क्रॉल पर चिल्लाती है कि आपने उसको मारा क्यों? फिर वो चूहे पकड़कर ज़ॉम्बी को खिलाती है। अब इसके बर्ताव से पता चलता है कि जेल में इसी ने चूहे पकड़कर फैंस के पास डाले थे ताकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें खा पाए। इतना ही नहीं, इसी ने जेल में एक मुर्गी को अजीब तरह से काट कर रखा था और ये इतनी खतरनाक साइको है कि अपनी बहन मेका को ही चाकू से मार डालती है। उसके पास जुडिथ भी होती है। टायरिस और क्रॉल तो ये सब कुछ देखकर डर जाते हैं और पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? पर वो कहती है कि मेका मरी थोड़ी ना है, वो भी उठ जाएगी, देखना आप लोग। शिल दोस्तों इतना भी नहीं समझती कि अगर मेका उठेगी तो वो ज़ॉम्बी बनकर उठेगी। और तो और शिल कहती है कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो मैं जुडिथ को मार कर दिखाऊं क्या? वो देखना फिर जिंदा हो जाएगी। टायरिस तो घबराकर जुडिथ को उठा लेता है और शेरिल को रोकता है। तब ये दोनों फैसला करते हैं कि अब शेरिल का जिंदा रहना इनके लिए सेफ नहीं है, इसलिए क्रॉल उसको अकेले में ले जाकर मार डालती है। हालांकि वो कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर क्या करे, बहुत ही परेशान होती है और सीधे टायरिस को बता देती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उस दूसरे आदमी को मैंने ही जलाकर मार डाला था, क्योंकि वो दोनों उस नए वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे। और अब ये सुनकर टायरिस को क्रॉल पर आता है गुस्सा, लेकिन क्रॉल कहती है कि सुनो सुनो, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वो बीमारी तुम्हें हो जाती और बाकी सब इन्फेक्ट हो जाते, हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। फाइनली टायरिस भी ये बात समझ जाता है। अब अगले दिन ये तीनों मतलब टायरिस, क्रॉल और जुडिथ टर्मिनस की ओर निकलते हैं। ग्लेन और तारा की टीम भी टर्मिनस की ओर आती है।
तब रास्ते में ग्लेन मैगी का लिखा हुआ मैसेज देखकर बड़ा खुश होता है। अब आगे रास्ते में एक टनल होती है। उस गैंग का आदमी कहता है कि जरूर इसके अंदर ज़ॉम्बी होंगे, क्यों ना हम कोई गाड़ी ढूंढकर दूसरे रास्ते से टनल के उस पार चले जाएं। पर ग्लेन कहता है कि मैं तो टनल से ही जाऊंगा और मैगी अंदर फंसी होगी तो मैं उसे बचाऊंगा भी। वो गैंग गाड़ी ढूंढने निकलता है और ग्लेन और तारा टनल के अंदर जाते हैं। और जैसा उस आदमी ने कहा था, टनल के अंदर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, लेकिन उन सब से बचकर ग्लेन और तारा टनल के दूसरे साइड आ जाते हैं। इसी बीच उस गैंग को भी गाड़ी मिल गई थी और वो भी टनल के उस तरफ वेट कर रहे होते हैं। अचानक टनल के अंदर एक गाड़ी आती है। इनको लगता है कि शायद वो गैंग आया होगा, लेकिन नहीं, असल में मैगी आई थी। जब वो टनल के बाहर थी ना, तो उसे उस गैंग ने बताया था कि ग्लेन अंदर है और इसीलिए ग्लेन को बचाने के लिए वो आ गई। और अब वो सभी मिलकर टर्मिनस की ओर जाते हैं। यहाँ डैरल उस गैंग के साथ घुल मिल जाता है और उसका लीडर डैरल पर भरोसा भी कर जाता है, लेकिन वो किसी को पकड़ना चाहता है और उसे ढूंढ रहे हैं वो। इस बीच ग्लेन और मैगी का ग्रुप टर्मिनस पहुंच जाता है। उस जगह को देखकर ये लोग बड़े खुश होते हैं। वहाँ मैरी नाम की एक औरत होती है जो इनका स्वागत करती है। अब दिखने में तो ये जगह सेफ लगती है। यहाँ रिक को दिखाते हैं तो वो मिशन और काल टर्मिनस की ओर चल रहे होते हैं और रास्ते में एक जगह पर उनको रुकना पड़ता है। तो वहाँ पर अचानक कोई इनके सर पर गन पॉइंट करता है। ये असल में दोस्तों वही गैंग है जिसमें डैरल है। और अब रिक को देखकर डैरल तो गैंग के लीडर से कहता है कि उन्हें छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो कहता है कि इस आदमी ने मेरे एक आदमी को मार डाला। कहकर वो रिक को शूट करने जाता है, लेकिन डैरल उसको रोक देता है। फिर तो वो डैरल को भी मारते हैं और अब मिशन उनसे लड़ जाती है। रिक तो गुस्से में ज़ॉम्बी की तरह उन लोगों को काट देता है। किसी तरह उस पूरे गैंग का खात्मा कर देते हैं लोग और अब डैरल रिक के साथ मिल जाता है। फिर ये चारों आगे बढ़ते हैं, यानी कि टर्मिनस की ओर, क्योंकि वहीं पर इनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन जब वो टर्मिनस के पास पहुंचते हैं तो रिक को शक होने लग जाता है कि क्या वाकई में ये उतनी सेफ है जितनी दिखती है। इसीलिए वो अपने कुछ वेपन्स वगैरह को बाहर एक जगह पर छुपा कर अंदर जाते हैं। वहाँ सभी इनके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं। इन्हें भी अब विश्वास हो जाता है कि चलो आखिरकार एक परफेक्ट और सेफ जगह में पहुंच गए। लेकिन तब वो एक आदमी के पॉकेट में एक वॉच देखते हैं जो कि डॉक्टर ने ग्लेन को दिया था। रिक को शक होता है कि ये इनके पास कैसे आया। ओह, तो क्या इसने ग्लेन को कुछ कर दिया। वो तुरंत उस आदमी को गन पॉइंट पर पकड़ कर कहता है कि ग्लेन कहाँ पर है। पर तभी ऊपर से कुछ आदमी इन चारों पर गन तान देते हैं। फिर इनको एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। असल में यहाँ पर लोगों को कंटेनर में रखा गया है। इनके कंटेनर में ग्लेन, मैगी और उसके साथी होते हैं। रिक की टीम दोस्तों फिर से एक हो रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सब कंटेनर में बंद है। और इसी के साथ वॉकिंग डेड का सीजन 4 यहाँ पर खत्म होता है।